लास्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का पहला तरीका, और वो था वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ आपको रूल बताए थे। पहला रूल ये था कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ये भी बताया था क्यों नहीं बना सकते। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रखे जा सकते हैं, किसी और क्लास में नहीं रखे जा सकते। तीसरा रूल मैंने ये बताया था कि ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं होता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक मेथड का एब्स्ट्रैक्ट होना रखना जरूरी है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। सो लास्ट टाइम जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखा था, सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक, आज हम उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखेंगे भी और उसका फायदा उठाएंगे। चलो देखें, लेट्स सी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस। फिर हमने एक वाइट शो भी बनाया था। ठीक, अब हम इस क्लास के अंदर रखेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट void display। और हमने ये क्लास यहाँ पर बंद कर। ठीक, let's make a child of it। ना, अब देखो यहाँ पे आएगा हमारा इनहेरिटेंस का रूल। हमने कहा था कि हमारी जावा में बाय डिफॉल्ट all the data members and the member functions of a parent class are available to child class if they are not private। अगर वो प्राइवेट नहीं है तो सो एक्स वाई प्राइवेट नहीं है तो ये भी चाइल्ड में आएंगे, शो प्राइवेट नहीं है तो ये भी चाइल्ड में आएगा, और डिस्प्ले भी प्राइवेट नहीं है तो ये भी चाइल्ड में आएगा ही आएगा। ठीक, अब जैसे ही डिस्प्ले चाइल्ड में जाएगा साहब तो डिस्प्ले तो चिल्लाना शुरू कर देगा, मरा 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 मरा, बचाओ बचाओ बचाओ, तो चिल्लाना शुरू कर देगा भाई, क्योंकि डिस्प्ले मेथड को सांस लेने के लिए सीएनजी गैस की जरूरत पड़ती है, जबकि बेचारे को आपने पहुंचा दिया ऐसी जगह जहां पर ऑक्सीजन गैस है, और उसका तो बेचारे का दम घुटना शुरू हो जाएगा। दम घुटेगा तो फिर चिल्लाएगा ही क्या, बचाओ बचाओ बचाओ।
क्योंकि डिस्प्ले मेथड अब पहुंच गया है एक ऐसी क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, और आप एक नॉर्मल क्लास में कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो चाइल्ड क्लास है इसे दो में से एक काम करना पड़ेगा। या तो इसे डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड करना होगा, इसकी बॉडी देनी होगी, अदरवाइज इसे अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा रूल होता है, अ चाइल्ड क्लास हैज टू ओवरराइड all the abstract method of a abstract class, otherwise it has to make itself as a abstract। या तो वो अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना ले, या फिर जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहे हैं सबको ओवरराइड कर दे। दोनों में से एक काम चाइल्ड क्लास को अब करना ही पड़ता है अगर वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। तो हम एक काम करें, या तो चाइल्ड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाए तो इसमें आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रिसाइड हो सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई, इसको हमें नहीं बनाना चाइल्ड को एब्स्ट्रैक्ट, तो फिर हम इसे ओवरराइड कर देंगे, इसकी बॉडी दे देंगे, और बॉडी देते ही फिर तो बॉडी वाला मेथड तो नॉर्मल क्लास में अलाउड हो जाता है। तो लिखिए यहां पर एक पहला छोटा सा रूल, देखो साहब, अ चाइल्ड क्लास has to override all the abstract method. A child class has to override all the abstract method of an abstract class. A child class has to override all the abstract method of an abstract class, otherwise it has to make itself as a abstract. Otherwise it has to make itself as a abstract. ठीक, तो हम एक काम करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर इस मेथड को ओवरराइड कर दें। ये लीजिए, अब हम इस क्लास में मेन मेथड बनाते हैं। ये हमने क्लास बंद कर, ठीक। जैसे आप इस चाइल्ड क्लास को एग्जीक्यूट करोगे, प्रॉपर मेन मेथड चलेगा चाइल्ड क्लास का, और उसमें से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनेगा, और फिर डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ एक ही रूल पढ़ा अच्छे से, कि जब भी कोई चाइल्ड क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी तो उसे फिर उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, अदरवाइज अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। दैट्स इट। सो ये कहानी होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट अकॉर्डिंग टू बुक।
अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इस प्रोग्राम में अभी तक दूर दूर तक कोई एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुआ ही नहीं है। जबकि अगर आप कहीं भी इसको पढ़ेंगे तो सब लोग इतना ही अधिकतर डिस्कस करते हैं, एक बेस क्लास बना दी, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, चाइल्ड ने उसे ओवरराइड कर दिया, फिर चाइल्ड ने उसे रन भी कर दिया। अगर सोचो, अगर चाइल्ड क्लास ने ही इस डिस्प्ले मेथड को चलाना है तो फिर इसका खाली पेरेंट से नाम लेने की क्या जरूरत है? चाइल्ड अपना पर्सनल डिस्प्ले बना दे तब भी चल जाएगा। ये अननेसेसरी बेस को एब्स्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है? याद है मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्शन के मेरे 3 रूल याद रखना कि एब्स्ट्रैक्शन में हमेशा 2 लोग रोल प्ले करते हैं। एक होता है डेवलपर जो स्टैंडर्ड बनाता है, एक होता है प्रोग्रामर जो कि उस मेथड को ओवरराइड करता है, और तीसरा चलाता हमेशा डेवलपर ही है। ठीक है, तभी हमारी सिचुएशन आएगी काम किसी और का, करना किसी और ने। और यहाँ पर तो चाइल्ड ने खुद ही अपना मेथड चला लिया। अगर चाइल्ड ने ही ये डिस्प्ले चलाना है तो अननेसेसरी हमें पेरेंट क्लास से ये नाम लेने की क्या जरूरत है? अब आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? अगर हाँ, मैं किसी तरीके से ये चाइल्ड का डिस्प्ले मेथड डेवलपर की साइड से या बेस क्लास की साइड से चला के दिखा दूं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? डेवलपर। बॉडी किसने दी? प्रोग्रामर ने। बट चलाया किसने? अगेन डेवलपर ने, जिसने स्टैंडर्ड बनाया था। अरे मेरी बात समझ में? इस वाले पूरे प्रोग्राम में अभी दूर दूर तक कहीं भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं हुआ। खुद ध्यान से सोचो, जो मैं कहूं, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था कि भगवान जी से हमने फ्लाई मेथड लिया, हमने उसे ओवरराइड कर दिया, और अगर हमने ही उसे चलाना है फिर भगवान जी से खाली मेथड का नाम लेने की क्या जरूरत है? फिर तो चिड़िया हम खुद ही उड़ा लेंगे, जबकि उड़ानी तो भगवान जी ने थी। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर भी है। अगर ये डिस्प्ले मेथड मैं किसी तरह से डेवलपर के सेक्शन से या बेस क्लास से चलता हुआ दिखा दूं तो हमारा काम हो जाएगा, साहब। क्योंकि यहाँ तो चाइल्ड ने इसे खुद ही चला दिया, तो ये काम तो आप बेटे बिना एक्सटेंड बेस किए भी कर सकते हो। ये चाइल्ड का पर्सनल डिस्प्ले बन जाएगा और ये तब भी कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आई हमारी बात समझ में? चलाता हमेशा डेवलपर है। मेरा और अपना वाला एग्जांपल भी याद रखो बेटा। मेथड मैंने दिया था, आप बच्चों ने अपनी क्लास में ओवरराइड किया था, काम आपका था, करना मैंने था, तो मेथड मैंने ही चलाया था। बिल्कुल सेम कहानी। अगर ये चाइल्ड ने ही चलाना है तो फिर एब्स्ट्रैक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो कोई भी मेथड बना के अपना टास्क पूरा कर सकता है। तो अब हमारा टारगेट है कि चाइल्ड के डिस्प्ले मेथड को किसी तरीके से बेस या डेवलपर के सेक्शन से चलाया जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, टारगेट तो क्लियर हो गया, ये डिस्प्ले यहां से कहीं से चलवाना है, बेस क्लास के अंदर से या डेवलपर के सेक्शन से इसे चलवाना है हमें। अब ध्यान से सुनो, अगर बेस क्लास के अंदर से हमने इस डिस्प्ले मेथड को चलवाना है या डेवलपर के सेक्शन से, तो आपको लिखता द बेस क्लास और अ डेवलपर नीड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास, क्योंकि उनका अपना ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता बेस क्लास का, तो उसके ऑब्जेक्ट पे तो आप वैसे भी कॉल कर ही नहीं सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। तो अगर आपने बेस क्लास या डेवलपर के सेक्शन से ये डिस्प्ले मेथड चलवाना है तो बेस क्लास और डेवलपर नीड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास। जब तक हम अपना ऑब्जेक्ट नहीं देंगे डेवलपर को या बेस क्लास को, तब तक वो इस डिस्प्ले को कॉल नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा रूल, पहला एब्स्ट्रैक्शन का। और जब हम ये ऑब्जेक्ट चाइल्ड का पेरेंट को देंगे, याद करो आपने भी मुझे अपना ऑब्जेक्ट दिया था, ठीक, तभी मैंने आपका मेथड कॉल किया था। इज इट क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर भी हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डेवलपर और बेस क्लास को सप्लाई करना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे जरूरत पड़ने पर वो फिर हमारी क्लास का डिस्प्ले चला देंगे। और ये ऑब्जेक्ट पेरेंट को देना चाइल्ड का इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इस पूरे प्रोसेस को हमें कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो लिखिए यहाँ पर पहला गोल्डन रूल एब्स्ट्रैक्शन का, याद रखना,
कि in case of abstraction, a child class, in case of abstraction, a child class has to register itself in case of abstraction, a child class has to register itself with a parent class. By passing its reference to the parent class. By passing its reference to the parent class or a developer, एक ही बात है. So in case of abstraction, a child class has to register itself with the parent class or a developer by passing its reference to the parent class or a developer. ये पहला पॉइंट है. जब तक हम चाइल्ड का रेफरेंस डेवलपर को या पेरेंट को नहीं देंगे, जब तक वो उसके ऑब्जेक्ट से हमारे मेथड को कॉल नहीं कर सकता. हमने तो इसे चलाना ही नहीं, हमारा काम हम ही ने करना है, तो फिर पेरेंट से कोई मेथड लेने की जरूरत ही नहीं है बेटे. बट काम हमारा है, करवाना तो उधर डेवलपर से है, किसी और से है, इसलिए तो वो हमें मेथड दे रहा है. चलिए, ये तो था पहला रूल. अब आता है एब्स्ट्रैक्शन का दूसरा गोल्डन रूल, और वो ये कहता है कि भाई अब ये बताइए कोई तरीका, कोई मीडियम तो बताइए जिसके थ्रू चाइल्ड अपना ऑब्जेक्ट किसको दे सके, पेरेंट को या डेवलपर तक प्रोवाइड कर सके. तो इसके लिए फिर दूसरा एब्स्ट्रैक्शन का रूल आता है, वो लिखिए, फॉर रजिस्ट्रेशन a parent class or a developer, for registration a parent class or a developer has to provide a method, in which child is going to pass their reference. In which child is going to pass their reference. ये है एब्स्ट्रैक्शन का दूसरा गोल्डन रूल. भाई देखो ना, रेफरेंस किसको चाहिए, डेवलपर को चाहिए या पेरेंट को चाहिए, तो उन्हें कोई ना कोई तरीका तो देना पड़ेगा ना जिसके थ्रू चाइल्ड अपना रेफरेंस पेरेंट या डेवलपर तक पहुंचा सके. तो इसके लिए फिर बनाया गया कि भाई पेरेंट को एक मेथड देना ही पड़ेगा जिसके अंदर चाइल्ड अपना रेफरेंस पास करेगा. और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, आज के बाद हम जितने भी मेथड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, चाहे वो वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास लें और चाहे वाया इंटरफेस लें, हमेशा जावा उसके पैरेलल में हमें कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन मेथड जरूर देगी और हमसे कहेगी कि मेरे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन मेथड में पास कर दे, जिससे तेरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा और जरूरत पड़ने पर मैं उसी ऑब्जेक्ट से तुम्हारा मेथड कॉल कर दूं. ठीक, हर बार हर टॉपिक में मैं आपको एक पॉइंट नोटिस कराऊंगा कि जब जब हमारे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगा जावा से, चाहे वो वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास आए, चाहे वो वाया इंटरफेस आए, पैरेलल में उसके एक रजिस्ट्रेशन मेथड जरूर आए. अब ये रजिस्ट्रेशन मेथड अधिकतर दिया कैसे जाता है चाइल्ड को, जरा इस बारे में बातें करेंगे. 100 में से 99% ये रजिस्ट्रेशन मेथड एक सेपरेट क्लास बना के दिया जाता है. ठीक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पैरेलल में एक और क्लास बनाएगा डेवलपर और उसमें रजिस्ट्रेशन मेथड रखेगा, और अगर इंटरफेस होगा तो इंटरफेस के पैरेलल में प्रोसेस यही रहेगा. सब कुछ सेम कहानी मैं रिपीट करूंगा इंटरफेस पे भी, क्योंकि वहां से भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आना है, फिर हमने ओवरराइड करना है, फिर हमें अपना रेफरेंस देना पड़ेगा डेवलपर को, तभी वो हमारे ऑब्जेक्ट से हमारा मेथड चला पाएगा. ठीक, बस दोनों में डिफरेंस हमें देखना होगा, अदरवाइज यही सारी कहानी मैं फिर से रिपीट करूंगा जब मैं आपको इंटरफेस भी पढ़ाऊंगा.
सब कुछ सेम रहेगा, बस जहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा है ठीक उसकी जगह इंटरफेस आ जाए। सो अब अधिकतर मैंने आपसे कहा ना 100 में से 99% ये डेवलपर जो है ये एक सेपरेट क्लास बना के देता है रजिस्ट्रेशन मेथड के लिए। तो हम भी डेवलपर के सेक्शन में जाके एक सेपरेट क्लास ही बना लेते हैं जिसके अंदर हम एक रजिस्ट्रेशन मेथड बनाएंगे। नाउ सी, हम बना रहे हैं अलग से एक क्लास, क्लास माय रजिस्टर। ठीक, ये इसका ओपनिंग ब्रेसेस लगा दिया। अब इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं, void register। और ये इसका ओपनिंग ब्रेसेस और ये इसका क्लोजिंग ब्रेसेस और ये क्लास का क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों क्लासेस जाएंगी चाइल्ड के पास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो चाइल्ड ने इनहेरिट कर लिया है। ठीक, अब चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्ट बना के इस रजिस्टर मेथड में पास करना होगा, जिससे कि ये रेफरेंस किसको मिल जाए, डेवलपर को, और डेवलपर जरूरत पड़ने पर अब हमारे ऑब्जेक्ट से हमारे मेथड को कॉल कर सके। सो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये चाइल्ड क्लास ने अपना ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर उसने डेवलपर की जो रजिस्ट्रेशन वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर मेथड चलाना होगा रजिस्टर, और उसके अंदर अपना रेफरेंस एज ए आर्गुमेंट पास करना होगा। कुछ इस तरह से माय रजिस्टर mr इज इक्वल टू न्यू माय रजिस्टर। ये लीजिए बन गया इस क्लास का ऑब्जेक्ट। और अब इस पे चलाया जा सकता है mr पे डॉट रजिस्टर मेथड, और जिसके अंदर चाइल्ड अपना रेफरेंस पास करेगा सी। ठीक, अब जैसे ही ये चाइल्ड का रेफरेंस जाएगा इसके अंदर, अब डेवलपर को इस रेफरेंस को कैच करना पड़ेगा। रेफरेंस को कैच करना है तो रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल को डिफाइन करना है तो क्लास का नाम चाहिए। बट बेचारे डेवलपर को चाइल्ड की क्लास का नाम नहीं मालूम। हजारों प्रोग्रामर हो सकते हैं जो चाइल्ड क्लास बनाएंगे, तो वो डेवलपर को नहीं मालूम होगा। तो यहां आके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फेल होने लगा, और जब एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फेल हुआ तब उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया आपको कास्टिंग। उन्होंने कहा डेवलपर को अपनी क्लास का नाम तो मालूम है ना, जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो क्यों ना रूल बना दे चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में कैच किया जा सकता है। तो यहां से रूल बना अप कास्टिंग का। ठीक, तो अब डेवलपर साहब क्या करेंगे, यहाँ पर उन्हें अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम तो मालूम है, तो उसके अंदर आसानी से इस रेफरेंस को कैच कर सकते। और आप जानते हैं पेरेंट क्लास का नाम क्या था, बेस, वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बेस बी। और नीचे बेस का ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, और नीचे जाके यहाँ पर इस बी के ऊपर अब चलाया जा सकता है डिस्प्ले में। इसलिए बना था ये अपकास्टिंग का रूल। ठीक, तो अब ये रेफरेंस सीधा आके किस में कैच हो गया, इसके अंदर। ये आपने पास किया, यहां से रेफरेंस चला, और जाके इसे इस बी में डाल दिया गया। चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में कैच हो गया।
और फिर आप जानते ही हैं चाइल्ड का रेफरेंस अगर पेरेंट में होता है तो मेथड हमेशा चाइल्ड का ही चलता है। ठीक, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया डायनेमिक बाइंडिंग का कि जिस चाइल्ड का रेफरेंस आएगा उसी के मेथड से बाइंडिंग, जिस चाइल्ड का रेफरेंस आएगा उसी के मेथड से बाइंडिंग। दैट्स इट। अब कहीं जाके हमारा एब्स्ट्रैक्शन सच में इंप्लीमेंट हुआ है, मेरे वो रूल प्रॉपरली यहाँ पे फुलफिल हो गए। एक डेवलपर का सेक्शन है जिसने स्टैंडर्ड बनाया, एक प्रोग्रामर का सेक्शन है जिसने उसके मेथड को ओवरराइड किया और चलाया भी किसने, डेवलपर ने। काम चाइल्ड किया किया किसने, डेवलपर। तो बस ये पॉइंट, दो गोल्डन पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन के, याद रखना। अभी जो मैं अगला टॉपिक अब इंटरफेस शुरू करने जा रहा हूं उसमें सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह यहां पे आ जाएगा इंटरफेस। फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हेन टू यूज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास फॉर अचीविंग अ एब्स्ट्रैक्शन एंड व्हेन टू यूज अ इंटरफेस टू अचीव अ एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे होती है कहानी। हमेशा याद रखना, जब भी जावा में हमें कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगा, चाहे वो इंटरफेस के थ्रू मिले, चाहे वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, जावा उसके पैरेलल में हमें कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन मेथड देगा किसी अदर क्लास में रखे और कहेगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करो, फिर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रजिस्ट्रेशन मेथड के थ्रू सप्लाई कर दो। अब ये रजिस्ट्रेशन मेथड का नाम, क्लास का नाम, ये वेरी करेगा टॉपिक टू टॉपिक, बट होगा ऐसे ही। मैं आपसे बार बार यही बात कहता आया हूं कि जब भी हम किसी मेथड को ओवरराइड करेंगे हम उसे खुद कॉल नहीं करते। अगर हम ही ने कॉल करना है तो फिर किसी से खाली मेथड का नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप उसी नाम का अपना पर्सनल बना के भी चला सकते हैं। अब कहीं जाके हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन सक्सेसफुली अचीव हुआ, काम किसी और का किया किसी और ने। बिल्कुल वही मैंने कहा था ना, मेरा और अपने वाला एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है टेंस वाला, कि काम आपका था, करना मैंने था, मैंने भी आपको मेथड दिया था, आप सबने ओवरराइड किया था। आज उसी एग्जाम्पल का यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। समझ लो ये मैं हूं बेस क्लास और ये चाइल्ड आप सारे बच्चे हैं, और मैं आपको मेथड दे रहा हूं, आप ओवरराइड कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको एक और मेथड दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन मेथड, कि भाई अपना ऑब्जेक्ट मुझे दो, तभी मैं आपके मेथड को कॉल कर पाऊंगा, और जो चाइल्ड आप में से मुझे आपका अपना ऑब्जेक्ट देगा मैं उसी का मेथड कॉल कर दूंगा। और आप मेरे इतने सारे चाइल्ड हैं, मुझे आप सबके नाम नहीं मालूम है, तो मैंने कहा आपका रेफरेंस आएगा तो मैं अपने वेरिएबल में रख लूंगा, मुझे अपना नाम तो मालूम। इसीलिए रूल बनाया गया था अप कास्टिंग का। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो ये दो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएंगे इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ऑलवेज। ठीक, अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, और उसके बाद चलते हैं जावा के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरफेसेस, जिसे जावा की बैकबोन कहा जाता है। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, कैन वी कीप द कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं जबकि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी? तो वो पूछते हैं भाई जरूरत हो ना हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप इतना बताइए क्या हम अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बताइए, आप में से कोई जवाब देना चाहे बेटे, इज इट पॉसिबल और नॉट? सर हाँ जी साहब, और कोई आंसर देना चाहे? किसी को मालूम हो? चलिए हम आंसर दे देते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आप बस कंस्ट्रक्टर रख तो सकते हैं बट इसे न्यू ऑपरेटर के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। आप इसे न्यू ऑपरेटर के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। आगे हमारी बात समझ में? और
आप चाहें तो सुपर लगा के चाइल्ड के अंदर से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर सकते हैं, उनकी आपस में कंस्ट्रक्टर की चेनिंग भी बना सकते हैं। बस हाँ, इसे न्यू ऑपरेटर के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। और क्यों रख सकते हैं, मैंने आपको दो रीजन बताए थे। पहला रीजन ये था कि नो क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर, ये ऊप्स का प्रिंसिपल होता है। और दूसरा मैंने आपको इनहेरिटेंस में पढ़ाया था कि व्हेनेवर अ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, इट हैज टू कॉल इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फर्स्ट देन इटसेल्फ। पहले वो अपने पेरेंट को चलाएगी और तब अपने आप को, और अगर वो किसी वजह से पेरेंट को नहीं चला सकती तो फिर वो अपने कंस्ट्रक्टर को भी रन नहीं कर सकती। और अगर हम पेरेंट में इस बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर रखेंगे ही नहीं तो फिर इनहेरिटेंस ही नहीं हो पाएगी, फिर तो आफ्टर क्लास यूज ही नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल रख सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, बस उसे न्यू ऑपरेटर के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते किसी भी हालत। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैन वी मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज ए प्राइवेट? क्या हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्राइवेट बना सकते हैं? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं बना सकते। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट, कैन वी मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज ए स्टैटिक? बना सकते हैं सर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिल्कुल को स्टैटिक बना सकते हैं? सर बिल्कुल सर। नहीं बना सकते। हाँ सर, बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टैटिक बनाएंगे आप? बन जाएगा पक्का? करके देखे प्रैक्टिकल? जी सर, बन जाएगा सर। तो बनाया पहले? नहीं सर, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो सर। तुक्का मार रहे हो, क्यों तुक्का मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बनेगा ही नहीं सर। अगर ये स्टैटिक अलाउड हो गया तो फिर तो नहीं कोई आप भी दुनिया, कोई भी इसे चलाने से नहीं रोक पाएगा। सब लोग बेस डॉट डिस्प्ले चलाएंगे, आप रोकोगे कैसे? आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया जाता? जिससे कि अंदर पड़े एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डायरेक्ट चलाया ना जा सके। एम आई राइट? दिखाया था। और अगर ये स्टैटिक अलाउड हो गया ना तो सारे के सारे प्रोग्रामर बेस डॉट डिस्प्ले चलाएंगे। अब आप रोक के दिखा दो, क्योंकि स्टैटिक तो क्लास के नाम से चलते हैं। इसलिए जब तक प्रैक्टिस ना करें तब तक आर्ग्यूमेंट ना करें, अच्छी बात नहीं है। नहीं बना सकते बेटा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं बना सकते। फिर तो बेटा जो चाइल्ड क्लास है सीधा बेस डॉट डिस्प्ले चलाएगी, रोक के दिखा दो आप उसे। स्टैटिक है, क्लास के नाम से चलना चाहिए, बॉडी है नहीं, चलेगा क्या खाक? नॉट अलाउड। सिमिलरली बेटे अगला रूल आता है, कैन वी मेक अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज ए फाइनल? कैन वी मेक अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज ए फाइनल? क्या हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल बना सकते हैं? अभी बताइए। नहीं बना सकते सर। बिल्कुल सही। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम फाइनल भी नहीं बना सकते बेटे, क्योंकि फाइनल मेथड तो ओवरराइड ही नहीं हो सकते, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बिना ओवरराइड के तो कभी यूज होगा हो ही ही नहीं नहीं। सकते। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो बिल्कुल भी हम इसे नहीं बना सकते। गॉट इट? चलो, तो ये कुछ रूल थे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेके कुछ इंट्री क्वेश्चंस थे छोटे छोटे से। सो ये तो थी पूरी कहानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक, अब हम चलते हैं अनदर वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। समझ लो जावा की बैकबोन जिसे हम कहते हैं, जावा की रीढ़ की हड्डी हम जिसे कहते हैं। ठीक, और अगर हम इंटरफेस की डेफिनेशन की बात करें तो हमें एक मुहावरा याद आता है, जितने मुंह उतनी बातें यानी कि जितनी किताबें उतनी डेफिनेशन। हर आदमी इंटरफेस को अपने ही अंदाज में बयां कर रहा है।
ठीक है जनाब, बट सबके सब कहते सही हैं, डेफिनेशन सारी सही, बस कहने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की डेफिनेशन भी बताने की कोशिश करूंगा आपको इंटरफेस की, और वो एक्चुअल डेफिनेशन भी बताऊंगा जो सन माइक्रोसिस्टम ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंटरफेस की हमें दी है, वो डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, तो पहली डेफिनेशन लिखिए जो आपको अक्सर बुक्स में मिल जाएगी, लिखिए इंटरफेसेस आर द interfaces are the blueprint of a class. Blueprint of the class. Blueprint, बिल्कुल BLUE, blueprint of a class. इंटरफेस को क्लास का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो क्या आप मुझे ब्लूप्रिंट नामक वर्ड का कोई मीनिंग समझा सकते हैं रियल वर्ड का एग्जांपल देते हुए? सर जब हम घर बनाते हैं अपना, तो उसको बनाने से पहले हमें ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है उसका। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। आर्किटेक्चर आपका घर को डिजाइन बनाते हैं, जितने भी होते हैं आर्किटेक्चर से अगर आप घर डिजाइन कराएंगे तो वो 101% आपके घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और बताइए सर मोबाइल बनते हैं तो सर उनकी भी बनती है। मोबाइल का चलो मान लेते हैं, और बताइए सर मोबाइल हो गए सर, कार मशीन वगैरह ये सब। कार का भी ब्लूप्रिंट बनता है। अगर आपने सुना हो एक कार आती है, सस्ती सी कार है, रोल्स रॉय, ज्यादा महंगी नहीं है, रोल्स रॉय फैंटम, 4-5 करोड़ रुपए की कार है, ज्यादा महंगी नहीं है सर ठीक है बहुत साहब। सस्ती पूरी है। की पूरी रोल्स रॉय कार डिजाइन की जाती है कस्टमर के अकॉर्डिंग, पूरा पहले उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन किया जाता है अच्छे से। फिर वो बनाई जाती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। कार का भी ब्लूप्रिंट होता है, चलो गुड। बिल्डिंग का भी आप कह रहे हैं घर बनाते हैं, उसका भी ब्लूप्रिंट होता है। और कोई एग्जांपल दे? आपका मॉडल पेपर जो होता है वो भी एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर कोई यूपी बोर्ड से आपने किसी ने 10th और 12th पास की हो तो वहाँ चित्रा प्रकाशन, विद्या प्रकाशन वाले बहुत मॉडल पेपर बनाते हैं, और अधिकतर लोग वो मॉडल पेपर पढ़ के ही चले जाते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हो ये इसका भी ब्लूप्रिंट होता है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ब्लूप्रिंट यूज किया जाता है प्रिंटिंग के अंदर। अगर आप किसी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ भी प्रिंट कराने जाएंगे तो वो लोग आपको ओरिजिनल प्रिंटिंग करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बना के देते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है ओरिजिनल जैसा मगर ओरिजिनल नहीं है। ब्लूप्रिंट का मतलब है ओरिजिनल जैसा मगर ओरिजिनल नहीं है। जैसे जितने फैशन डिजाइनर्स हैं, ऋतु बेरी हो गई, मनीष मल्होत्रा हो गया, ये भी अपने ड्रेस का पहले क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट ही बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट का मतलब है ओरिजिनल जैसा बट ओरिजिनल नहीं है। दैट्स इट। प्रिंटिंग प्रेस वाले हमेशा कोई भी कार्ड छपवाने जाइए किसी भी टाइप का, अपना मैरिज कार्ड छपवाइए या अपना विजिटिंग कार्ड छपवाइए, पहले वो उसका एक ब्लूप्रिंट बना के देंगे और कहेंगे आपसे प्लीज चेक कर लीजिए कि ओरिजिनल बिल्कुल ऐसा होगा, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं कोई मिसिंग है तो हमें बता दीजिए। ठीक, फिर हम उन्हें बता देते हैं और बाद में वो ओरिजिनल प्रिंटिंग करके हमें देते हैं। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि ओरिजिनल जैसा ओरिजिनल बट ओरिजिनल नहीं है। बस सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ये जो इंटरफेसेस हैं दे आर द ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, दे लुक लाइक अ क्लास। जितने भी क्लास के फीचर्स हैं वो सब के सब इंटरफेस के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। जैसे क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड चाहिए, इंटरफेस बनाने के लिए आपको इंटरफेस कीवर्ड चाहिए। आप क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल रखते हैं, ऐसे इंटरफेस के नाम का भी हम पहला लेटर कैपिटल रखते हैं। हर क्लास के लिए हम एक सेपरेट डॉट जावा बनाते हैं, सिमिलरली हर इंटरफेस के लिए भी हम सेपरेट डॉट जावा बनाते हैं। हर एक क्लास की एक सेपरेट डॉट क्लास फाइल बनती है, ऐसी हर एक इंटरफेस की भी सेपरेट डॉट क्लास फाइल बनती है। क्लास के अंदर डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन होते हैं, इंटरफेस के अंदर भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो है ना, दे लुक लाइक द क्लास इंटरफेसेस, इसलिए हमें कहा जाता है कि वो क्या है? क्लास के ब्लूप्रिंट है। बट याद रखना
इंटरफेसेस आर नेवर मेड टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट। वो क्लास का काम था, वो क्लास का काम है और वो क्लास का ही रहेगा, भले ही ये क्लास के जैसे दिखते हो, बट ये क्लास नहीं है। इसलिए एक प्यारा सा यहाँ पे पहले रूल लिख लो, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि इंटरफेसेस आर नेवर मेड टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट। Interfaces are never made to represent any object. इंटरफेस कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है साहब, पहली डेफिनेशन। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। इंटरफेस का इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीनिंग समझा सकता है मुझे? इंटरफेस इंग्लिश का वर्ड है और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीनिंग बताना चाहे मुझे? जैसे सर किसी से डायरेक्ट इंटरफेस वगैरह होता है। सर जैसे किसी चीज से इंटरेक्ट करने का मोड हो गया एक तरह से। हाँ, काइंड ऑफ ए मीडियम, बिल्कुल सही, मीडियम की तरह काम करता है। सो अगली डेफिनेशन भी इंटरफेस की यही निकल के आती है कि इंटरफेसेस आर द मीडियम। लिखिए, इंटरफेसेस आर द मीडियम बिटवीन a Java program and a concept of Java programming language. हमने कहा इंटरफेसेस आर द मीडियम बिटवीन अ जावा प्रोग्राम एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जरा इस चीज को एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं हम। सर बिटवीन जावा प्रोग्राम के आगे आप क्या बोले थे? बिटवीन अ जावा प्रोग्राम एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गई बेटे जी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर ये आ गया थ्रेडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट। ठीक, ये है जावा का प्रोग्राम। ठीक, और हम ये चाहते हैं इस थ्रेडिंग नामक कॉन्सेप्ट को जावा के प्रोग्राम में यूज करें। तो जावा कहता है ठीक है, आप इसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक इंटरफेस को यूज करना होगा। इसको, इस मीडियम को यूज करते हुए आप मेरे पास आएंगे और इसके थ्रू ही आप थ्रेडिंग को अपने प्रोग्राम में लेके जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट यहाँ दिया गया है हमें एक इंटरफेस। तो कुछ इस तरह से हम
हम बिना इस इंटरफेस को यूज किए, बिना इस मीडियम को यूज किए जावा में थ्रेडिंग को अचीव नहीं कर पाए। तो अधिकतर कॉन्सेप्ट के आगे जावा ने इंटरफेसेस लगाए हुए हैं, थ्रेडिंग, आईओ, नेटवर्किंग, सब के लिए। और उसने कहा कि जो भी कॉन्सेप्ट मुझसे चाहिए आप इस इंटरफेस को यूज करते हुए ही इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। इसलिए हमने कहा इंटरफेसेस आर द मीडियम बिटवीन अ जावा प्रोग्राम एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बताई हमने दूसरी एक छोटी सी डेफिनेशन। ठीक, तीसरी लिखिए, interfaces are also used to define a standard. Interfaces are also used to define a standard. भाई देखो, इंटरफेस में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने का मतलब है स्टैंडर्ड बनाना जहां इम्प्लीमेंटेशन वेरी करे। और इसी से इससे अगली डेफिनेशन आ जाती है। हम कहते हैं, लिखो, इंटरफेसेस आर वन ऑफ द वे interfaces are one of the way to achieve abstraction in Java. Interfaces are one of the way to achieve abstraction in Java. ठीक, और अब आती है वो एक्चुअल डेफिनेशन जो सन माइक्रो सिस्टम ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है इंटरफेस के बारे में। लिखिए, इंटरफेसेस आर द कॉन्ट्रैक्ट interfaces are the contract between a Java programmer. Interfaces are the contract between a Java programmer and a Java programming language. ठीक, असली डेफिनेशन है, इंटरफेसेस आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ जावा प्रोग्रामर एंड अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की शुद्ध हिंदी होती है समझौता। समझौते का मतलब है एक खाते एक खाते, मतलब तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा। जावा ने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है। जावा ने अपने हर टॉपिक के आगे कॉन्ट्रैक्ट बना के रखी है, और जावा ये कहता है मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को भर दो, मुझसे थ्रेडिंग ले लो, कॉन्ट्रैक्ट को भर दो, मुझसे आईओ ले लो, नेटवर्किंग ले लो, ये कॉन्सेप्ट ले लो। हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए उसने आगे क्या बना रखा है? एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, समझौता। एक हाथ दे एक हाथ ले। जैसे अगर हम बात करें, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ मोदी जी का। पिछले 5 सालों में जब मोदी जी पीएम थे तो वो अधिकतर फ्लाइट मोड में रहते थे, सब लोग ये बोलते थे। उन्होंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री में विजिट किया और इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप बनाए और कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश किए। ठीक है, मैंने देखा था कि वो जुकरबर्ग को ये कह के आए थे कि आप इंडिया में फेसबुक खोलो, 50% रेवेन्यू पे मैं आपको फेसबुक चलवा के दिखाऊंगा। और जहां तक मैंने अब सुना है, पता नहीं आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सही सुना है कि अब फेसबुक बेंगलोर में ओपन हो रही है। अभी तक इंडिया में फेसबुक नहीं थी। जापान गए थे, उनसे काशी का कॉन्ट्रैक्ट करके आए कि आप उसे सुधारिए। बहुत सारे, इजराइल के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम लेके आए।
तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए, तो भाई अगर वो हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम भी उनके लिए जरूर कुछ करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, एक हाथ दे एक हाथ ले, बिल्कुल ऐसा ही कुछ जावा कहता है। इंटरफेस के थ्रू कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, इसमें मेथड दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आप इसे भर दो, मुझसे थ्रेडिंग ले लो, आप इसे भर दो, आई ले लो, नेटवर्किंग ले लो, एक्सेप्शन ले लो, जो मर्जी चाहे टॉपिक ले लो, मैंने सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना दिए हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको भरना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बाद में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब जैसे इसका मैं एक बढ़िया सा रियल वर्क का एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं इंटरफेस का। जब भी आपसे कोई इंटरफेस के डेफिनेशन के बारे में पूछे तो ये लास्ट वाली डेफिनेशन तो बतानी है, बाकी आप याद रहे तो जरूर बताना, कोई दिक्कत नहीं, पर ये लास्ट वाली जरूर बतानी है और उसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या है ये एग्जांपल, सुनिए जरा ध्यान से। ये एग्जांपल है कि आपके और हमारे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपके और हमारे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें पैसे देंगे, हम आपको जावा देंगे। आप हमें पैसे देंगे, हम आपको जावा देंगे। आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आपने पैसे दे दिए हैं, हम आपको जावा दे रहे हैं। इसका मतलब इस समय उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या चल रहा है, इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। बट क्या आप बता सकते हैं आपके और हमारे बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट का सबूत क्या है कि कल को हम आपसे एक्स्ट्रा पैसे ना मांग लें, कल को आप हमसे एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ना मांग लो, जी मैंने तो इसके पैसे भी दिए थे, और हम कहें नहीं जी हमारी तो फीस इतनी थी, आपने कम दिए हैं। कोई तो होगा इसका सबूत, कोई तो आपके हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ होगा जिससे ये साबित किया जाएगा, कोई तो पेपर वर्क होगा, और वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वैसे तो अभी आप लोगों का तो प्योरली बैच ऑनलाइन ही लॉन्च हुआ था, शायद ही आप लोगों ने भरे हो, या शायद मैम ने आपके बिहाफ पे भर के आपको उसकी फोटो क्लिक करके भेजी हो। ऐसा हुआ है किसी के साथ? कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप में से किसी बच्चे ने फिलअप किया हो? सर मिला था ना, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा, है ना? और वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वही इंटरफेस है। वहां हमने स्टैंडर्ड बना दिया, हमने वहां ब्लैंक लिख दिया, नेम के आगे नाम, एड्रेस के आगे एड्रेस, सैलरी, ये एजुकेशन, और एक तरफ आपका कोर्स, एक तरफ हमारी फीस, और दोनों एक दूसरे के साइन। तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंटरफेस। वो एक इंटरफेस है जहां हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि भैया नेम के सामने नेम आएगा, एड्रेस के सामने, और वो हमने ब्लैंक छोड़ दिया है सिर्फ स्टैंडर्ड बना के, है ना? आप अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब देखो ना, जावा भी, हम ड्यूकेट भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी पढ़ाता है, जावा, पीएचपी, डॉटनेट, पाइथन, सी प्लस प्लस, एंड्रॉइड, ऑरेकल, लाइनेक्स, दुनिया जहां की ड्यूकेट टेक्नोलॉजी पढ़ाता है। सारी टेक्नोलॉजी इसके सामने, उसने क्या रखा हुआ, इंटरफेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और हम आपसे क्या कहते हैं, भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो, इसके हिसाब से पैसे दो, हमसे जावा ले लो, हमसे डॉटनेट ले लो, हमसे पीएचपी, जो आपका मन ले लो, बट आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और इसके हिसाब से हमें पैसे देने होंगे। बिल्कुल डिट्टो यही जावा कहती है। मेरे पास एक्सेप्शन है, थ्रेडिंग है, आईओ है, नेटवर्किंग है, मुझसे जो मर्जी चाहे ले लो, मैंने सबके सामने एक इंटरफेस रख दिया है। आप मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को भर दो और मुझसे ये चीज ले लो, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को भर दो, मुझसे ये चीज ले लो। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दो और हमसे जावा ले लो, पीएचपी ले लो, डॉटनेट ले लो, जो आपका मन करे ले लो, उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो याद रखना, ये बेस्ट एग्जांपल है इंटरफेस का, रियल वर्ल्ड का, कि हमेशा आपके और हमारे बीच में बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं, एक समझौता है कि आप हमें पैसे देंगे, हम आपको जावा देंगे। आपने पैसे दे दिए हैं, हम आपको जावा दे रहे हैं, तो इस समय ये उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या चल रहा है, इंप्लीमेंटेशन। मेक इट क्लियर। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ क्या था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसपे एक तरफ आपके साइन होते हैं, एक तरफ हमारे साइन होते हैं, उसमें एक तरफ कोर्स लिखा रहता है, एक तरफ टोटल फी लिखी रहती है। दोनों पार्टी उससे पढ़ती हैं, सहमत होती हैं और अपने साइन कर देती हैं। उसकी एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी हमारे पास है। ना तो हम कभी कह सकते हैं भाई आपकी फीस ज्यादा है, ना आप कभी ये कह सकते हैं कि आपका कोर्स ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट है, भरा हुआ है, दैट्स इट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक स्टैंडर्ड है एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेस। वो हमने भर के नहीं दिया, वो हमने दिया, आपने भरा। ऐसी जावा टेक्नोलॉजी ने भी हमें इंटरफेस दिया, उसमें मैथड दिया, आपसे भरा हमने उसे।
सो ये बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई है, दीज आर द इंटरफेसेस आर द कॉन्ट्रैक्ट हैं भाई, भरने पड़ेंगे अगर आपको कुछ जावा से चाहिए। That's it. अब आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई। इंटरफेस, अभी डिफरेंस नहीं किया, पहले मैं इंटरफेस बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना सिखा दूं, उसके बाद बात करेंगे हम इनमें डिफरेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलते हैं इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, अब इंटरफेस को बनाने के लिए हमें कीवर्ड दिया गया है इंटरफेस, चलो बनाते हैं उसको यूज करते हुए। हमने नाम दे दिया एक माय, एम कैपिटल बना दिया। ठीक है, और ये इसका ओपनिंग ब्रेसेस और ये इसका क्लोजिंग ब्रेसेस, यानी कि इंटरफेस का एक ब्लॉक। गॉट इट। अब इंटरफेसेस को बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है, अगर आप चाहें तो इसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत लाइक दिस, लेकिन अक्सर कोई लगाता नहीं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट माने जाते हैं, इसीलिए आप इसका कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे भी इंटरफेस कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर नामक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉर्मली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक रूल लिखिए छोटा सा कि बाय डिफॉल्ट interfaces are abstract. By default, interfaces are abstract. So that they cannot be instantiated. So they cannot be. So that they cannot be instantiated. That means you cannot create the objects of interface. That means you cannot create the object of an interface. आप इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक, अब इंटरफेस के अंदर आप डेटा मेंबर्स भी डिफाइन कर सकते हैं और आप इंटरफेस के अंदर मेंबर फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको इंटरफेस में सारे मेंबर फंक्शंस को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको डेटा मेंबर्स को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इंटरफेस में मेंबर फंक्शंस को लेके जेडीके 1.8 के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, बहुत बड़ा चेंज। तो इसलिए पहले मैं 7 वाला रूल बता रहा हूं, इसे आप लिखेंगे नहीं क्योंकि अब ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो रूल ये था जेडीके 1.7 तक कि बाय डिफॉल्ट ऑल द मेथड्स ऑफ एन इंटरफेस by default all the methods of an interface are public and abstract। इंटरफेस के सारे मेथड जेडीके 7 तक पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते थे।
लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरफेस में कोई भी एक मेथड डिफाइन कर दूं लाइक दिस void show, तो अपने आप कंपाइलर इसके पीछे पब्लिक भी लगा देता था, एब्स्ट्रैक्ट भी। इसका मतलब इंटरफेस में बॉडी वाले मेथड्स अलाउड नहीं थे। लेकिन जेडीके 8 से अब आप इंटरफेस में मेथड्स की बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इंस्टेंस मेथड की बॉडी भी दे सकते हैं और आप स्टैटिक मेथड की बॉडी भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इंटरफेस में बॉडी वाले मेथड्स को अलाउड करना पड़ा। ये बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट जेडीके 7 तक ऐसा होता था, अब 8 में ऐसा नहीं है, तो 8 का रूल बदल गया। हाँ, अभी भी इंटरफेस के सारे मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक तो हैं मगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं, जबकि 7 तक सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते थे। तो हमें एक डिफरेंस मिल जाता था बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। हम ये कहते थे कि वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मल मेथड भी अलाउड थे, और वाया इंटरफेस हम फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। लेकिन अब ये डिफरेंस भी छिन गया हमसे। क्यों? क्योंकि अब हम इंटरफेस में भी बॉडी वाले मेथड्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ, पब्लिक अभी भी है सारे के सारे। इवन अब एक रूल लिखो प्यारा सा, पब्लिक को लेके ही लिखो, लिखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड has to be a public. Abstract method has to be a public. Abstract method का पब्लिक होना मैंडेटरी है, नहीं तो कभी एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लिया एक डेवलपर है जिसने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया बट उसे पब्लिक नहीं बनाया। अब ये मेथड हम प्रोग्रामर्स के पास आता है, हमने भी अपनी क्लास में इसे ओवरराइड किया बट पब्लिक नहीं बनाया क्योंकि पब्लिक पीछे से था ही नहीं, और फिर हमने अपना रेफरेंस डेवलपर को दे दिया। अब जब डेवलपर हमारे ऑब्जेक्ट से हमारा ही मेथड चलाएगा वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब क्लास के बाहर से कोई आप मेथड चलाते हो तो उसका पब्लिक होना मैंडेटरी है। ठीक, अगर क्लासेस एक दूसरे के पैरेलल में है तो कोई दिक्कत नहीं आती, पब्लिक बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी क्लास और डेवलपर की क्लास तो अलग अलग जगह रखी होगी, उसकी क्लास कहीं और होगी, हमारी क्लास कहीं और होगी, और वो हमारी क्लास के मेथड को चलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास के बाहर से अगर आप मेथड को चलाने की कोशिश करते हैं तो इसका पब्लिक होना मैंडेटरी है। ठीक, तो अगर पीछे से पब्लिक नहीं आएगा तो हम प्रोग्रामर ओवरराइड ही नहीं करेंगे, पब्लिक ओवरराइड करते उससे पब्लिक ही नहीं बनाएंगे, और जब हम पब्लिक भी बनाएंगे तो वो कॉल भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो भी डेवलपर है अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमेशा पब्लिक बना के दे, जिससे कि जब वो पीछे से पब्लिक आएगा तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्गर टू वीकर तो अलाउड होता ही नहीं, तो हमें ओवरराइड करते वक्त उसे पब्लिक ही बनाना पड़ेगा। हमें ओवरराइड करते वक्त उसे पब्लिक ही बनाना पड़ेगा, और जब हम पब्लिक बनाएंगे तो फिर वो आसानी से कॉल होगा। अब जावा ने यहां पर अपने इंटरफेस को प्रमोट करने के लिए, जावा ने यहां पर अपने इंटरफेस को प्रमोट करने के लिए उसने कहा इंटरफेस के मेथड अगर प्रोग्रामर तूने पब्लिक बना दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं बना दूंगी। लेकिन इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट इज द ड्यूटी और फॉर प्रोग्रामर टू मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पब्लिक। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप जावा में वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे तो आपको अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को खुद पब्लिक बनाना पड़ता है, जबकि अगर आप जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं वाया इंटरफेस तो फिर आप बना दो तो ठीक है, नहीं तो कंपाइलर आपकी हेल्प कर देगा, कंपाइलर उसे पब्लिक बना देता है। तो यहां पर जावा प्रमोट करना चाहता है अपने इंटरफेस को, तभी हमें कह रहा है कि अगर तुमने बना दे तो ठीक है, अदरवाइज मैं हेल्प करूंगा। लेकिन इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये प्रोग्रामर खुद ही अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पब्लिक बनाएगा, क्योंकि उसका पब्लिक होना जरूरी है। जब तक वो पीछे से पब्लिक नहीं आएगा उसे ओवरराइड करते वक्त कोई पब्लिक नहीं बनाएगा और फिर वो आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं हो पाएगा। दैट इज द रीजन।
ठीक है, अब जेडीके 8 का रूल क्या कहता है, क्योंकि अब सारे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते। जेडीके 8 से जावा ने हमें एक डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड दिया है और कहा है कि अगर इंटरफेस में किसी भी इंस्टेंस मेथड की बॉडी देनी है, इंटरफेस में अगर किसी इंस्टेंस मेथड की बॉडी देनी है तो आपको उसे डिफॉल्ट कीवर्ड से क्वालिफाई करना होगा। स्टैटिक बनाने के लिए तो स्टैटिक कीवर्ड है ही। तो अब जो जेडीके 8 से रूल बना है वो ये है कि अगर इंटरफेस के मेथड को आपने ना तो डिफॉल्ट बनाया है और ना ही बनाया स्टैटिक, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप सामने वाला मेथड देखो, क्या मैंने इसके पीछे डिफॉल्ट कीवर्ड लगाया? नहीं लगाया। क्या मैंने इसके पीछे स्टैटिक कीवर्ड लगाया? नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये मेथड अब बाय डिफॉल्ट कैसा हो गया? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं ये वन बाय वन आपको सारे मेथड पढ़ाऊंगा, जबकि पहले इंटरफेस में सारे एब्स्ट्रैक्ट होते थे तो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेकर पढ़ाते थे। अब मैं पहले आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिफॉल्ट मेथड को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्टैटिक मेथड को लेके, क्योंकि अब तीनों अलाउड है इसके अंदर। और ये फीचर आया है जेडीके 1.8 से और इसके पीछे अच्छा खासा रीजन भी है, वो भी मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल अब एक रूल लिखिए, देखो, इफ द इंटरफेस मेथड्स आर नॉट if the interface methods are not default and static, then by default they are public and abstract. Then by default they are public and abstract. तो इस समय हमने अपने शो मेथड के पीछे ना तो कोई स्टैटिक कीवर्ड लगाया है और ना ही कोई डिफॉल्ट कीवर्ड, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अब ये डेवलपर का सेक्शन हो गया, उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक मेथड बना दिया। अब चलेंगे प्रोग्रामर के सेक्शन में और प्रोग्रामर इस मेथड को ओवरराइड करेगा, चलाएगा डेवलपर। ठीक है, अब देखिए, जब तक ये मेथड प्रोग्रामर की क्लास में आएगा नहीं तो प्रोग्रामर इसे ओवरराइड करेगा कैसे? ठीक, इसी वजह से इन लोगों को क्लास और इंटरफेस के बीच में भी इनहेरिटेंस करनी पड़ गई, क्योंकि जब तक इनहेरिटेंस नहीं होगी तब तक ये मेथड चाइल्ड की क्लास में जाएगा ही नहीं, तो वो ओवरराइड करेगा कैसे? तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हो रही है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इनहेरिटेंस के दो फायदे बताए थे। पहला फायदा होता है इनहेरिटेंस का टू अचीव रीयूजेबिलिटी अमंग द ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा फायदा होता है इनहेरिटेंस का टू अचीव डायनेमिक बाइंडिंग। तो जावा में जब हम क्लासेस के बीच में जनरली इनहेरिटेंस करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी को अचीव करना, लेकिन जब हम क्लास और इंटरफेस के बीच में इनहेरिटेंस करते हैं तो यहाँ पर मेन पर्पस होता है टू अचीव डायनेमिक बाइंडिंग। तो मैं अब एक डेवलप प्रोग्रामर का सेक्शन बनाऊंगा जहां पे एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा जो इसे इनहेरिट करेगी और बाकायदा इसके मेथड को ओवरराइड करेगी। बट याद रखना, चलाएगा डेवलपर, चलाएगा हमेशा डेवलपर ही, ऑलवेज रिमेंबर। चलो देखें, ये हमने बनाया डेवलपर का सेक्शन, सॉरी प्रोग्रामर का सेक्शन। अब बनाएंगे चाइल्ड क्लास। इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए हमें कीवर्ड दिया गया है इम्प्लीमेंट्स और इंटरफेस का नाम देंगे, बस
जो आदमी मुझसे इंटरफेस पढ़ लेता है उसे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि इंटरफेस को इनहाइट करने के लिए इंप्लीमेंट्स क्यों दिया गया है, एक्सटेंड क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि इंटरफेस से हमारी क्लास में कोई एक्सटेंशन नहीं होता, क्योंकि बॉडी तो हमें ही देनी होती है। और इंप्लीमेंट्स इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं इंटरफेसेस आर द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे कहा था इंटरफेसेस आर द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बाद में क्या किए जाते हैं, इंप्लीमेंट। तो एक्चुअली में यहाँ इनहेरिटेंस नहीं हो रही, ये चाइल्ड उस कॉन्ट्रैक्ट को भर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब क्योंकि वो शो इस मेथड इसमें आ रहा है चाइल्ड में, तो इनहेरिटेंस होती नजर आ रही है, बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इसलिए कीवर्ड आया है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझौता होता है, फिर बाद में उसका इंप्लीमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ इंप्लीमेंट कीवर्ड है, क्योंकि इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर भी फिर वही रूल आएगा। पहले रूल ये था कि चाइल्ड क्लास को इंटरफेस के सारे मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी है, क्योंकि सारे मेथड पीछे से एब्स्ट्रैक्ट आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केवल चाइल्ड क्लास को इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही ओवरराइड करना मैंडेटरी है, सबको ओवरराइड करना मैंडेटरी नहीं है। तो लिखिए जरा जल्दी से मेथड, रूल लिखिए जल्दी से, लिखो। अ चाइल्ड क्लास हैज टू ओवरराइड a child class has to override all the abstract method of an interface. All the abstract method of an interface. ठीक। और अब ये पीछे से क्योंकि पब्लिक आ रहा है, क्योंकि इंटरफेस के सारे मेथड पब्लिक होते हैं, तो हमें ओवरराइड करते हो तो पब्लिक बनाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि यार जब हम इंटरफेस में मेथड डिफाइन करते हैं तब तो पब्लिक नहीं बनाते, लेकिन उसको ओवरराइड करते हो तो पब्लिक बनाना पड़ता है, वरना कंपाइलेशन एरर आ जाती है। ऐसा क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि इंटरफेस के मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं, और वीकर टू स्ट्रॉन्गर अलाउड होता है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर अलाउड नहीं है। पीछे से स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा फिर तो आपको सेम ही देना होगा। ये मैं इनहेरिटेंस में आपको पहले ही अच्छे से सिखा चुका हूं। चलिए इसे ओवरराइड करते हैं। पब्लिक वॉइड शो, एसओपी ये मेथड हमने ओवरराइड कर दिया। उसके बाद हम अब इस क्लास में मेन मेथड बनाने वाले हैं। यहां बनाएंगे इस क्लास का हम मेन मेथड। यहां बनाएंगे चाइल्ड क्लास पर, चाइल्ड। अब फिर वही कहानी आएगी, एब्स्ट्रैक्शन का रूल आएगा। अगर चाइल्ड ने खुद ही शो को चला दिया तो फिर इंटरफेस से खाली नाम लेने की क्या जरूरत थी। नो, चाइल्ड नहीं चलाएगा, वो प्रोग्रामर है, ये काम डेवलपर का है। तो फिर से डेवलपर के सेक्शन में जाके एक रजिस्ट्रेशन क्लास बनानी पड़ेगी, उसमें एक रजिस्टर मेथड बनाना पड़ेगा, फिर चाइल्ड उसके मेथड में अपना रेफरेंस पास करेगा, तब कहीं जाके चलेगा। अगर चाइल्ड ने खुद ही चलाना होता तो फिर काम का कि शो मेथड का नाम लेने की जरूरत क्या थी। ठीक, चलते हैं डेवलपर के सेक्शन। मैंने कहा था इंटरफेस के केस में सिर्फ जहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वहां इंटरफेस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बनाते हैं क्लास यहां पर भी।
क्लास माय रजिस्टर, फिर ओपनिंग ब्रेसेस, फिर मेथड पब्लिक वॉइड रजिस्टर, आर्गुमेंट पापा का वेरिएबल। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किया जा सकता है। याद होगा मैंने आपको जावा में कहा था हमारे पास 4 टाइप के रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। नंबर 1 क्लास, नंबर 2 इंटरफेस, नंबर 3 एरेज, नंबर 4 इनम। आज दूसरा आ गया है, आज हमारे पास दूसरा आ गया है इंटरफेस। तो इंटरफेस का आप रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो मैंने कहा था जावा के 3 मेजर एंटरटेनमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल। तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ रेफरेंस वेरिएबल। और चाइल्ड का रेफरेंस पीरियड में आ जाएगा और हम इस एम से यहां पर चलाएंगे शो, और ये हमने मेथड बंद कर दिया। अब यहां पर हम माई रजिस्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में किया। माई रजिस्टर mr is equal to new my रजिस्टर। ठीक, और फिर हम इस mr पे चलाएंगे डॉट रजिस्टर और इसमें पास कर देंगे सी। चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के पास चला जाएगा और फिर वो पेरेंट में कैच हो जाएगा और चाइल्ड का डिस्प्ले चल जाएगा। बिल्कुल मैंने आपसे कहा था ना, चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे इंटरफेस हो, हमेशा टेक्नोलॉजी जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड देगी तो हमें कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन मेथड जरूर देगी वाया सम क्लास। गॉट इट? ऐसे होती है कहानी। लेकिन अब मैं ये बार बार रजिस्टर क्लास नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं इतने सारे रूल पढ़ाने जा रहा हूं इंटरफेस को लेके। तो अब मैं फिलहाल चाइल्ड का रेफरेंस यही पेरेंट यही चाइल्ड क्लास में रख के पेरेंट में आपको रन करके दिखाता हूं कुछ इस तरह से। लेकिन आप ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, एक्चुअल तरीका यही है। अब मैं बार बार ये रजिस्टर क्लास नहीं बनाऊंगा, ओरिजिनल तरीका यही था, हमेशा ऐसा ही होगा। सिर्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम कुछ ऐसा करने वाले। my m is equal to ठीक। आप मुझसे मत कहना कि सर आप चाइल्ड में डिस्प्ले चला के दिखा रहे हो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक्चुअल तरीका बता दिया, डेवलपर की तरफ से चला के दिखा दिया। अब देखो चाइल्ड का रेफरेंस पीरियड में आ गया। हाँ। और सिंपली मैं इस एम पे यहाँ पे आपको शो चला के, मैं भी ये कह रही थी कि ये नहीं करा फिर like this just for practice। ठीक, तो आगे हम सारे यही चला चला के देख लेंगे चाइल्ड में ही, बट एक्चुअल तरीका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अभी सिर्फ एक छोटा सा रूल हमने डिस्कस किया है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेके कि चाइल्ड क्लास को इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है और वो बाय डिफॉल्ट पीछे से पब्लिक आते हैं, तो हमें ओवरराइड करते वक्त उसे पब्लिक बनाना ही पड़ता है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। चलिए अब एक और रूल लिखवा देता हूं, फिर कल इसका इंप्लीमेंटेशन कराऊंगा अच्छे से। लिखिए, देखो a child class can implement more than one interfaces simultaneously। A child class can implement more than one interfaces simultaneously। ठीक,
तो कल इससे रिलेटेड मैं आपको सारी कहानी अच्छे से बताऊंगा। कल हम फिर ये भी डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट मेथड्स भी और स्टैटिक मेथड्स भी और आगे डिफरेंस की बात। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आपसे। Thank you, sir. थैंक यू सर।